गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, जो बेहतरीन और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगा। डेली सीरीज पर 7:30 बजे हमारे साथ जुड़िए। 7:30 बजे आपको हर सुबह करंट अफेयर्स मिलेगा। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स की हम शुरुआत करते हैं। स्टैटिक जीके उसके साथ में रहेंगे, बेहतरीन करंट अफेयर्स। आप इसको लिखिए, पढ़िए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको करंट अफेयर्स मिलेगा प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे। आपको बस देखना है, इस चीज़ को लिखना है और इस पर पढ़ना है। और हमारे YouTube के जितने भी प्रोग्राम हैं उसको आप देखिए, लाइक करिए, अगर अच्छा लगता है तो आप उसको शेयर भी करिए। बेहतरीन तरीके से आपके परीक्षा के लिए और परीक्षा ओरिएंटेड बिल्कुल सटीक मैटर दिया जा रहा है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। चलिए, भारत के किस पड़ोसी देश में मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया? भारत का जो पड़ोसी देश भारत जो है उसमें मेट्रो सेवा का अभी उद्घाटन किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बांग्लादेश में जो है ना अभी मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, बांग्लादेश में मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या, देखते हैं हम कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। दियाबारी और अगरगांव स्टेशन के बीच, दियाबारी से अगरगांव स्टेशन के बीच शुरू हुआ है ना। पीएम शेख हसीना ने उद्घाटन किया। पीएम शेख हसीना ने उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, दियाबारी अगरगांव स्टेशन के बीच शुरू है ना। तो ये बात आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। मेट्रो ट्रेन को ढाका में हरी झंडी दिखाई गई। पहली यात्रा के लिए मेट्रो ट्रेन को कहां हरी झंडी दिखाई गई? तो ढाका में हरी झंडी दिखाई गई है ना। ढाका में हरी झंडी दिखाई गई है। तो बात याद रखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी जो है वो है ढाका ही है। मुद्रा यहाँ का क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा है टका बांग्लादेश की मुद्रा। पीएम है यहाँ की शेख हसीना। तो ध्यान रखिएगा। और भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी सीमा लगती है, 4096 किलोमीटर की सीमा। भारत के सभी पड़ोसी देशों को देखा जाए तो सभी पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा बाउंड्री भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश और त्रिपुरा की जो सीमा है, भारत के राज्य त्रिपुरा, उसकी सीमा को बोलते हैं शून्य रेखा। ये सारी बातें याद रखिएगा। तो भारत का जो, अब देखिए इसमें क्या है कि 2030 तक इनके और विस्तार की व्यवस्था, पूरे तरीके से यहाँ मेट्रो बनने का जो पूरा कार्यक्रम है 2030 तक पूरा होगा। और बांग्लादेश की परियोजना ये जो चल रहा है ये किसके सहयोग से चल रहा है? तो जापान के सहयोग से ये बांग्लादेश में मेट्रो सेवा जो है संचालित की जा रही है। ये बात याद रखिएगा। तो जापान ने यहाँ पर नियुक्त कर रखा है अपने आदमियों को, वो यहाँ पर बांग्लादेश के ढाका में अगरगांव स्टेशन से जोड़ेगी, है ना। अभी 12 किलोमीटर लंबी मेट्रो शुरू हुई है, लेकिन जो है वहाँ पर 2030 तक 129 किलोमीटर लंबी, है ना, 129 किलोमीटर लंबी मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। 2030 तक 129 किलोमीटर जो है ना 2030 तक ये शुरू की जाएगी, है ना। और अभी जो अभी मेट्रो चल रहा है इसकी कुल लंबाई जो है वो 12 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी ये जो शुरू किया गया है ना, ये वाला सिर्फ ये 12 किलोमीटर ही है जो अभी शुरू किया गया था। तो ये आप सारी बातें याद रखिएगा। बांग्लादेश से जुड़ा, बांग्लादेश जो भारत और भारत के पड़ोसियों से एसएससी के सिलेबस में ही लिखा गया है कि इसमें बेहतरीन तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सारी बातों को आपको याद रखना है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको भी नोट कर लिया करें। हु हैज़ रिटन द बुक Fork in the Road, My Days at RBI and Beyond, है ना। ये किताब है, ये जो किताब है इस किताब को किसने लिखा है ना, ये पुस्तक किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं सी रंगाराजन, पूर्व आरबीआई गवर्नर।
पूर्व आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन के द्वारा ये किताब लिखा गया है, यह बात ध्यान रखिएगा। तो किताबों से, महत्वपूर्ण किताबों से प्रश्न बनते हैं। एक जो है रघुराम राजन, जो पूर्व आरबीआई गवर्नर ये भी हैं, है ना, इनकी एक किताब है, रघुराम राजन की एक किताब है, आई डू व्हाट आई डू, ये इनकी किताब है, आप नाम जरूर रखिएगा, है ना। उर्जित पटेल भी पूर्व आरबीआई गवर्नर है, बिमल जालान भी पूर्व आरबीआई गवर्नर है। वर्तमान में शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास वर्तमान आरबीआई गवर्नर, NER, वर्तमान आरबीआई गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। तो सभी आरबीआई गवर्नर ही, ध्यान रखिएगा। फोर्क्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, तो ये बात याद रखिएगा। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बना है? भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा बना है? ध्यान रखिएगा, मतलब भारत का ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जो पूरे तरीके से पुस्तकालय से लैस हो गया, भारत का पहला होगा, और ये है केरल में। और केरल का जो निर्वाचन क्षेत्र है धर्मदम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये केरल में है ना, केरल में है। और ये जो निर्वाचन क्षेत्र है सीएम पिनराई विजयन का, पिनराई विजयन जो विजयन का निर्वाचन क्षेत्र है, यहां से ये विधायक हैं। सीएम पिनराई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र है धर्मदम, और वो निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक गांव में वो पूरा निर्वाचन क्षेत्र पुस्तकालय से लैस हो गया। तो पहला ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें पूरे तरीके से पुस्तकालय हो चुका है। पूरे कोई भी ऐसा गांव नहीं है छोटा बड़ा जिसमें पुस्तकालय न हो, पुस्तकालय हो चुका है। शिक्षा के मामले में केरल भारत में बहुत आगे है, कई राज्यों से तो बहुत ज़्यादा आगे है। लगभग ऐसा कहा जाता है कि 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य है केरल, जहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार 94% साक्षरता थी। तो भारत का सबसे साक्षर राज्यों में आता है। तो धर्मदम जो है पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है, ध्यान रखिएगा। और ये निर्वाचन क्षेत्र पिनराई विजयन जो वहाँ का सीएम है। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल है। केरल जो है एक दक्षिण में तटीय राज्य है, और केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ये सारी जानकारी आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों के बहुत काम आएगा ये सब जानकारियां। अगला प्रश्न देखें। कृषि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द डाटा प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हु हैज द टॉप द एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन द कंट्री। तो इसके कृषि मंत्रालय का जो आंकड़ा उपलब्ध करवाया गया उसके अनुसार प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में देश में शीर्ष पर कौन है? तो देश में शीर्ष प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में शीर्ष पर है मेघालय। इसका सही जवाब हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब, मेघालय शीर्ष पर है। आप लोग याद रखिएगा, मेघालय में प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय जो है उस पर मेघालय 1 नंबर पे है, जहां पर मेघालय के प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय जो है 29,348 रुपये है, 29,348 रुपये है। और ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर पंजाब सेकंड है, पंजाब सेकंड है। और पंजाब में जो प्रति कृषि परिवार मासिक औसत आय जो है वो है 26,701, 26,701, ये यहाँ पर है, पंजाब सेकंड पर है। तीसरे नंबर पर हरियाणा 22,841, तीसरे नंबर पर है ये हरियाणा थर्ड है, 22,741 जो है रुपया, ये सब रुपये में है, रुपया रुपया रुपया, इतने रुपए जो है मासिक जो है प्रति परिवार औसत मासिक आय है। चौथे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश 19,225, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा 19,225 रुपया, तो ये चौथे नंबर पर आ जाएगा। तो कृषि मंत्रालय, जो हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री हैं।
है ना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उसका पूरा नाम है कृषि मंत्रालय का। तो ये जो आंकड़ा दिया गया है, इन्होंने एक प्रश्न के जवाब में जो है यह राज्यसभा में इन्होंने एक प्रश्न के जवाब में इन्होंने यह डाटा उपलब्ध करवाया था, उसमें ये सारी बातें इसमें है। पंजाब में उत्पादित प्रमुख फसल चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, गन्ना, तिलहन, कपास शामिल है, लेकिन चावल और गेहूं कुल सकल फसली क्षेत्र का 80% हिस्सा है ना जो है ये पंजाब में उत्पादित किया जा रहा है। पंजाब दूसरे नंबर पर आ गया है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर 18,918 रुपये, केंद्र शासित प्रदेशों का समूह 18,541, मिजोरम, केरल, पूर्वोत्तर राज्यों के में जो ये है उत्तराखंड, कर्नाटक, ये सब यहाँ है, सिक्किम। तो इन सब का डाटा दिया गया है। 4 जो है सबसे प्रमुख ये हैं, आप याद रखिएगा। हाल ही में उपभोक्ताओं के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया है। राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया है ना। हाल ही में उपभोक्ताओं के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? तो ये ध्यान रखना, राइट टू रिपेयर पोर्टल किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है पीयूष गोयल के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, पीयूष गोयल ने लॉन्च किया राइट टू रिपेयर। आप देखेंगे अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक गजट वगैरह का राइट टू रिपेयर का कानून पास किया। अमेरिका में राइट टू रिपेयर का कानून बना है, कानून पास किया गया है। ये भी याद रखिएगा। तो ये स्पेशल जानकारी है दुनिया में, और भारत में भी हमारे उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा राइट टू रिपेयर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें उपभोक्ताओं को अपने गैजेट के रिपेयर से संबंधित बातों को इसमें रखा गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पर जो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर जो है ये चीजें की गई। कब होता है? 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है मनाया गया है। और इसी के अवसर पर केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री है ना, और वाणिज्य मंत्री भी हैं, केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल द्वारा है ना राइट टू रिपेयर पर कई नहीं पहले जो लॉन्च किया, राइट टू रिपेयर पहल भी लॉन्च किया है ना। पोर्टल की शुरुआत होने से कंपनियों को प्रोडक्ट की जानकारी होगी, इसके साथ ही रिपेयर, उसके रेट, सामान की उपलब्धता की जानकारी भी होगी। पोर्टल पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कार्स, फार्म इक्विपमेंट कैटेगरी की पूरी जानकारी वहां पर मिलेगी। राइट टू रिपेयर पोर्टल पर ग्राहक को एक जगह प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी और सेवा मिलेगी। कंज्यूमर किसी भी तरह की मदद के लिए right2repair.india इन पर पॉइंट एड्रेस पर जा सकते हैं और किसी भी तरह की जानकारी या शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही शानदार इनोवेशन हम माना जाएगा इसमें, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, पीयूष गोयल जो उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। IMF हैज रिड्यूस इंडिया GDP ग्रोथ रेट इन 2022-23 है ना टू हाउ मच? अब कितना कर दिया? 2022-23 में भारत की GDP ग्रोथ रेट को घटाकर कितना? तो पहले 7.4 था, अब कर दिया है 6.8। अब कितना कर दिया है? 6.8 कर दिया है, 7.4 से घटाकर, है ना। 7.4 से डाउन किया और 6.8 कर दिया। किसके लिए? वर्ष 2022-23 के लिए। लेकिन 23-24 के लिए भी अगर देखें, 2023-24 के लिए भी इसने अपना जो है ग्रोथ रेट जारी किया है और एक 6.1 कर दिया है। कितना? 6.1% का अनुमान लगाया है कि 2023-24 में भारत की जो GDP ग्रोथ रेट रहेगी वो रहेगी 6.1%। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। IMF के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय इसका है वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC में है।
इसकी हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इनकी हेड है। सदस्य देशों की संख्या 190 है, सदस्य देशों की संख्या 190 है। तो आईएमएफ से जुड़ी जानकारियां भी आप जरूर रखिएगा। बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अवार्ड, बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, यह ध्यान रखना है। बेथ मीड, बेन स्टोक्स, रोनी ओसुलिवन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा, इंग्लैंड की फुटबॉलर हैं बेथ मीड। इन्होंने पहली बार जर्मनी को हराकर ये फुटबॉल जिताया है इन्होंने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बेथ मीड इज द राइट आंसर। बेथ मीड बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 बनी है। बेथ मीड ने बेम्बली में फाइनल में जर्मनी को हराकर इंग्लैंड की पहली बड़ी फुटबॉल ट्रॉफी जीती। जर्मनी को हराकर इंग्लैंड की पहली बड़ी ट्रॉफी जीती है। जर्मनी को हराकर इंग्लैंड की पहली फुटबॉल ट्रॉफी जीती है, फुटबॉल ट्रॉफी जीती है। और इन्होंने बहुत ज्यादा स्कोर भी किया है ना। इस दौरान इन्होंने काफी स्कोर किया। 2022 में सर्वश्रेष्ठ स्कोरर हैं, इसीलिए 27 वर्षीय बेथ मीड को बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। 1966 के बाद पहली बार इंग्लैंड ने अपनी प्रमुख ट्रॉफी हासिल की है। 1966 के पहले 1966 से ट्रॉफी नहीं जीत पा रही थी इंग्लैंड की टीम, तो काफ़ी अरसे बाद इन्होंने ये जीता है ना। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेथानी जेन मीड, जो बेथ मीड के नाम से जानी जाती है, अंग्रेजी पेशेवर फुटबॉलर है जो महिला सुपर लीग क्लब अर्सेनल और इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलती हैं। तो इंग्लैंड की हैं, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, भारत और कौन सा देश 16 से लेकर 26 जनवरी 2023 तक पहला द्विपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास आयोजित करेंगे? पहला द्विपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास आयोजित करेंगे। थाईलैंड, जापान, वियतनाम या सिंगापुर? तो आप याद रखिएगा हवाई युद्धाभ्यास है ना। आपसे लग रहा है वायुसेना का होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, जापान। भारत और जापान मिलकर अगले साल 16 से 26 जनवरी 2023 तक पहला द्विपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास आयोजित करेंगे। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ होगा? ये जापान में ही होगा। जापान के 2 हवाई अड्डों पर ये इसका आयोजन किया जाएगा। जापान में हायाकुरी हवाई अड्डा और इरुमा हवाई अड्डा। हायाकुरी हवाई अड्डा, इरुमा हवाई अड्डा, इरुमा हवाई अड्डा पर। तो इन 2 हवाई अड्डों पर इसका आयोजन किया जाएगा जापान में। इसका आयोजन इसका जापान में होगा, है ना। जो भारत इसमें शामिल होगा, हायाकुरी हवाई अड्डा, इरुमा हवाई अड्डे पर इसका जो है आयोजन किया जाएगा, जो जापान में है। और इस अभ्यास का नाम रखा गया वीर गार्जियन 2023, है ना। द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है? वीर गार्जियन 2023। तो ये वीर गार्जियन 2023 वायुसेना अभ्यास है। एक और होता है धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, है ना। ये भी भारत और जापान के बीच होता है, थल सेना का है, थल सेना का है। इसके अलावा भारत और जापान के साथ जो होता है वो होता है जीमेक्स, JIMEX, जीमेक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम। ये नौसेना का है। एक किसका है? नौसेना। तो जीमेक्स नौसेना का, वीर गार्जियन जो अभी शुरू हुआ है वायुसेना का, धर्म गार्जियन थल सेना का। ये तीनों ही आप ध्यान रखेंगे जापान के साथ होता है। जापान की राजधानी है टोक्यो,
जहां पर 2022 का ओलंपिक खेल हुआ था। अगला ओलंपिक खेल पेरिस 2024 में होगा। तो ये सारी बात याद रखिएगा। द्विपक्षीय अभ्यास जो हायाकुरी हवाई अड्डा हिरोशिमा जापान में आयोजित होगा, जिसका नाम है वीर गार्जियन अभ्यास। ये पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को किसके जन्मदिन पर आयोजित होता है? भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को किसके जन्मदिन पर? 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री भारत के चौधरी चरण सिंह के, है ना। चौधरी चरण सिंह का जो जन्म दिवस है 23 दिसंबर को, तो इनके जन्मदिन पर ही यह मनाया जाता है जो है भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस। किसानों के बड़े हिमायती थे, किसानों से संबंधित इन्होंने बहुत सारी योजनाएं और किसानों के द्वारा इनका काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है चौधरी चरण सिंह का। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे जो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी, है ना। और इन्हीं की जयंती पर जो है किसान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि किसान हितैषी नीतियां ये लाए थे, किसानों के कल्याण की दिशा में काफ़ी काम किया था, जिसके कारण हुआ है 28 जुलाई 1979 से 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक पीएम रहे और देश के 5वें पीएम रहे हैं। और पीएम रहने से पहले जो है उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे चौधरी चरण सिंह, और उसके बाद ये प्रधानमंत्री भी बने। ये बात आपको याद रखना होगा ना। किसानों के लिए कई सारी योजनाएं इस तरीके से चलाई थी इन्होंने। चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में हुआ था। चौधरी चरण सिंह का जन्म कहां हुआ था? मेरठ के नूरपुर में 1902 में 23 दिसंबर 1902 नूरपुर में 1902 में हुआ था, है ना। याद रखिएगा 1902 में हुआ था चौधरी चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में हुआ। 28 जुलाई 14 जनवरी तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, है ना, याद रखेंगे। अब बहुत ही, और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के सीएम 2 बार रहे, 2 बार उत्तर प्रदेश। तो ये सारी जानकारी याद है चौधरी चरण सिंह, है ना। और चौधरी चरण सिंह पहले ऐसे सांसद हैं जो इन्होंने संसद में नहीं गए, ये संसद में नहीं गए, गठबंधन की सरकार थी, ये चला नहीं पाए। हाल ही में जारी हुए लिस्ट में दुनिया के 50 महान अभिनेताओं की सूची में किस बॉलीवुड अभिनेता को शामिल किया गया है? हाल ही में जारी किया, विच बॉलीवुड एक्टर हैज बीन इंक्लूडेड इन द रिसेंटली रिलीज लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ द वर्ल्ड। इसमें किसको शामिल किया गया है? आपके पास है अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान या रजनीकांत। किसको शामिल किया गया है? तो इसका जो दुनिया के 50 महान अभिनेताओं की सूची में जो शामिल किया गया है वो शाहरुख खान को शामिल किया गया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शाहरुख खान। शाहरुख खान इज द राइट आंसर। दुनिया के ग्रेटेस्ट जो है ना एक्टरों की सूची में भारत के एकमात्र एक्टर शाहरुख खान को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। ब्रिटेन की एक प्रतिष्ठित पत्रिका की ओर से तैयार किया गया है सदाबहार महान 50 अभिनेता और अभिनेत्रियों की सूची में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को इकलौते भारतीय हैं जिनको शामिल किया गया है। एम्पायर पत्रिका ने पत्रिका, और ये पत्रिका जो है ब्रिटेन की, ब्रिटेन की पत्रिका है ना, इसने जारी किया है। एम्पायर पत्रिका जो एक ब्रिटेन की पत्रिका है, इसने ये सूची जारी की है। एम्पायर पत्रिका ने 57 वर्षीय शाहरुख खान को अपनी सूची में शामिल किया।
इस सूची में हॉलीवुड के बेहतरीन कलाकार जेंडल वाशिंगटन, टॉम हैक्स, एंथोनी मार्लन ब्रैंडो, मैरिल स्ट्रिप, जैक निकोलसन समेत अन्य जो है अभिनेता शामिल हुए हैं। तो इस तरीके से जो है शाहरुख खान की कई सबसे महान हिट फिल्म है, जिसमें आप देखेंगे DDLJ है, बाजीगर है ना, और इस तरीके से उनके साथ जो है कई फिल्में इस तरीके से उन्होंने दिए हैं। 100 से अधिक फिल्म कर चुके हैं शाहरुख खान। तो इस तरह से शाहरुख खान है ना, बॉलीवुड के शहंशाह भी कहा जाता है इनको। चलिए, तो ये सारी बातें याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके लिए। आगे फिर हम जो है आपके साथ अगले नए प्रश्न को लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।